स्वागत है साथियों। आज हम सभी हिंदी उपन्यास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। ये सारे प्रश्न आगामी यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही आप अगर टीजीटी की परीक्षा, जीआईसी और यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस दृष्टि से भी बहुत उपयोगी होंगे ये सारे प्रश्न। देखते हैं सबसे पहले एक प्रश्न नाटक से। आधे अधूरे नाटक का मंचन किसके निर्देशन में हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और पूछा जा चुका सवाल है। आधे अधूरे नाटक का पहला मंचन किसके निर्देशन में हुआ? ऑप्शन ओम शिवपुरी, गिरीश रस्तोगी, गिरीश कर्नाड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आधे अधूरे नाटक का पहला मंचन किसके निर्देशन में हुआ? तो ध्यान रखेंगे ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके विषय में थोड़ी सी बात और आपको ध्यान रखना है कि ओम शिवपुरी ने इस नाटक का मंचन दिल्ली में एक नाट्य समूह है दिशांतर, इसके अंतर्गत उन्होंने निर्देशन किया आधे अधूरे का सन 1969 में। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसे। 1969 में, फरवरी 1969 में दिल्ली के दिशांतर नाट्य समूह के अंतर्गत उन्होंने इसका निर्देशन किया हुआ है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक कथन आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपको ध्यान रखना है कि जो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है वो ध्यान रखना है। एक कथन है कि मुझे कई बार लगता था कि मैं एक घर में नहीं, चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रहती हूँ। ये कथन आपको ध्यान रखना है। ये इस नाटक में जो बड़ी लड़की रहती है यानी बिन्नी, ये उसका कथन है। ये कथन महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। उसका नाम बिन्नी रहता है, ठीक है। सावित्री इसकी मुख्य पात्र के रूप में है, इसे ध्यान रखेंगे। तो ये आधे अधूरे के विषय में महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखते हैं साथियों, यूपी जीडीसी की परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, 35 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास लगातार आप 2 दिन के अंतर्गत देख करके आप इसे संपन्न कर सकते हैं और सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उन सभी पर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो अंतिम का जो समय है उसमें अगर आप 1 से 1.5 दिन का समय निकालते हैं तो आप पूरे पाठ्यक्रम को इस रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आज हमारा जो टेस्ट सीरीज का ये क्रम चल रहा था जिसमें 10 टेस्ट सीरीज और 1000 प्रश्न थे, इसमें इसे हम सॉल्व कर रहे थे, ये संपन्न हो रहा है, अंतिम सेट आज होने वाला है। तो एक साथ इन सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज बैच को। देखते हैं अगला प्रश्न है, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक कौन है? मेरी तेरी उसकी बात ऑप्शन में है जैनेन्द्र, ईलाचंद्र जोशी, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेरी तेरी उसकी बात ये उपन्यास है यशपाल का। ध्यान रखेंगे, यशपाल का उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात। अब इसके विषय में थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। मेरी तेरी उसकी बात के विषय में ही बात करते हैं कि ये 1973 में प्रकाशित हुआ उपन्यास है, ठीक है। और इस पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस सन में मिलता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1976 में, ठीक है। पूछे कभी भी कि यशपाल के किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, तो मेरी तेरी उसकी बात 1973 में और 76 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है। अब इसके विषय में आपको ध्यान रखना है कि इस उपन्यास में है क्या। 1942 की जो क्रांति थी, 1942 की क्रांति में जन चेतना का चित्रण,
ठीक है, इसका विषय ये है। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत एक रचना है। यशपाल के विषय में थोड़ा सा आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि इनके विषय में जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ से, वो ये कि कहा गया है नगेंद्र की पुस्तक में कि इनका एक उपन्यास है अमिता और दूसरा है दिव्या। ये दोनों ऐतिहासिक उपन्यास हैं, ऐतिहासिक उपन्यास। ठीक है, इसके अलावा इनके जितने भी उपन्यास हैं, शेष जितने भी उपन्यास हैं, वो कैसे हैं? वो सब समाजवादी यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं, यानी समाजवादी यथार्थवादी चित्रण है। ठीक है, तो शेष जितने भी उपन्यास हैं वो इस रूप में हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। और इनके विषय में एक बात और आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि यशपाल ने प्रेमचंद की जो यथार्थवादी परंपरा थी, यथार्थवादी दृष्टि थी, उसकी परंपरा को बढ़ाया। ठीक है, उसकी परंपरा का विकास किया हुआ है उन्होंने। तो यशपाल प्रेमचंद की यथार्थवादी दृष्टि का विकास करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नई इमारत उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन: अज्ञेय, नागार्जुन, देवराज, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। तो नई इमारत उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही उत्तर क्या होगा इसका? ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर है वह है रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल का उपन्यास है नई इमारत। साथियों, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से मिलती रहती हैं। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, यहाँ सब कुछ आपको महत्वपूर्ण ढंग से बताया जाता है। तो देखते हैं इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इनका नाम जो है, यशपाल की जो साहित्यिक परंपरा है, यशपाल की परंपरा का विकास करने में है। ठीक है, इन्होंने यशपाल की जो साहित्यिक और उपन्यास की जो परंपरा थी उसका विकास नगेंद्र जी की पुस्तक में बताया गया है। आगे इनके कुछ उपन्यासों के विषय में ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो ये नई इमारत है इसका प्रकाशन वर्ष 1946 है। ठीक है, इसके अलावा एक उपन्यास है इनका चढ़ती धूप, रामेश्वर शुक्ल अंचल, चढ़ती धूप, इसका प्रकाशन वर्ष 1945। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य है उल्का, ये भी रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का उपन्यास है। तो उल्का का प्रकाशन वर्ष 1947। एक अन्य उपन्यास है मरुप्रदीप, मरुप्रदीप, इस उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1951। तो यशपाल की साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाने में इनका नाम आता है। इनके उपन्यासों के विषय में ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार कौन नहीं है? ऑप्शन: भगवती चरण वर्मा, यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा। कौन उनकी परंपरा का उपन्यासकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, इसका जो सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा जी ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखेंगे, ऐतिहासिक उपन्यासकार। बाकी भगवती चरण वर्मा, यशपाल और उपेंद्रनाथ अश्क का नाम प्रेमचंद की साहित्यिक परंपरा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इनकी वृंदावन लाल वर्मा की ख्याति ऐतिहासिक उपन्यासकार के विषय में रूप में है, इसे ध्यान रखना है। इनके कुछ उपन्यासों की बात करें, विराटा की पद्मिनी, विराटा की पद्मिनी, इसके अलावा और देखें तो झांसी की रानी, कचनार, ठीक है, मृगनयनी, अहिल्याबाई, मृगनयनी,
अहिल्याबाई और भुवन विक्रम, ये इनके उपन्यास हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा के विषय में आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम यहाँ से बात करते हैं भगवती चरण वर्मा के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे इनका एक उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र, ये भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1959 है। ध्यान रखना है 1959 में भूले बिसरे चित्र। इस पर इन्हें भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। ठीक है, 1959 में इसका प्रकाशन वर्ष था और साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला है? 2 वर्ष के बाद 1961 में। तो यहाँ से आप भगवती चरण वर्मा के विषय में थोड़ी सी जानकारी तैयार कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वृंदावन लाल वर्मा के विषय में थोड़ी सी बात यहाँ से और ध्यान रखिए कि डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा है इनके विषय में। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा कि एक उपन्यासकार की बात कर रहे हैं, स्कॉट। डॉक्टर नगेंद्र बताते हैं कि स्कॉट ने जैसे अपने जो जन्मभूमि थी, जन्मभूमि की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं का चित्रण किया, वैसे ही वृंदावन लाल वर्मा जी ने भी स्कॉट की तरह अपनी जन्मभूमि की सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक सभी समग्रताओं का सजीव चित्रण किया हुआ है। तो स्कॉट से तुलना की हुई है इस मामले में वृंदावन लाल वर्मा की। तो ये पॉइंट्स बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसे ध्यान रख लेंगे, कहीं नोट भी कर लेंगे आप लोग। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमरकांत को, कथाकार अमरकांत को किसके साथ संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन यशपाल, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, श्रीलाल शुक्ल। तो संयुक्त रूप से दिया गया है, ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है मेरी जानकारी में जितना है कि पहली बार किन्हीं 2 रचनाकारों को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अमरकांत के साथ वो कौन थे? तो सही उत्तर है इसका श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अब इसके विषय में ध्यान रखना है आपको कि इन दोनों को समग्र साहित्य पर, यानी संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, किसी विशेष रचना पर नहीं। उनके संयुक्त जो साहित्यिक कर्म था उस पर प्रदान किया हुआ है। और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, ये 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। ठीक है, ये भी यहाँ से ध्यान रखना है। कब प्रदान किया गया? 2009 में। इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ी सी बात और हम यहाँ पे रखेंगे कि अमरकांत के विषय में एक तथ्य और यहाँ से आप तैयार कर लेंगे, ताकि एक प्रश्न के बहाने कई सारे पॉइंट आपके तैयार हो जाएं। ठीक है, तो इनका एक उपन्यास है, इन्हीं हथियारों से। इन्हीं हथियारों से, इस पर इन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ध्यान रखना है आपको, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान रखेंगे। और साहित्य अकादमी इन्हें दिया गया 2007 में। ठीक, और इन्हीं हथियारों से इस उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष था वो था 2003। ठीक है, 2003 में ये उपन्यास अमरकांत का प्रकाशित होता है। 2007 में इसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस उपन्यास का विषय क्या है? तो आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक, स्वतंत्रता प्राप्ति तक के पूरे घटनाक्रम का सामाजिक और राजनीतिक चित्रण किया गया है इन्हीं हथियारों से इस उपन्यास में। तो यहाँ पर हमने अमरकांत के बहाने श्रीलाल शुक्ल के साथ जो उन्हें संयुक्त पुरस्कार प्रदान किया गया ज्ञानपीठ, उसके बारे में बात की। कौन सा पुरस्कार था, कितने नंबर वाला, वो भी देखा। किस सन में दिया गया, वो भी देखा। किस लिए दिया गया, संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया, वो भी देखा।
इसके साथ ही हमने अमरकांत को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया वो भी देखा, 2007 में दिया गया वो भी देखा, और इन्हीं हथियारों का विषय देखा। तो यहाँ से एक प्रश्न के बहाने आप देख रहे होंगे 7-8 पॉइंट आपके और मजबूती से तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम अपनी छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से 5 प्रश्नों के बहाने हमने 50 पॉइंट्स लगभग तैयार किए हुए हैं। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपकी परीक्षा की तैयारी में बेहतरीन योगदान देंगे। तो यूपीजीडीसी के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करके महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा 1000 प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे तैयार कर सकते हैं। बेहतर ढंग से आपकी तैयारी कंप्लीट होगी और 35 घंटे की जो हमारी रिकॉर्डेड क्लास की बैच है वो भी आपकी तैयारी में बहुत यूज़फुल होने वाला है, जिसमें सारे आलोचकों पर जितने महत्वपूर्ण आलोचकों की मान्यताएं हैं वो आपके आलोचना के विकास वाले हिस्से में भी महत्वपूर्ण ढंग से काम करेंगी। पारिभाषिक शब्दावली, लोक साहित्य, अनुवाद, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भाषा पर, सभी पर विस्तृत ढंग से पूरी क्लासेस हैं। तो ये बैच 2 दिन में आप पूरी कंप्लीट कर सकते हैं निरंतरता के साथ देख करके। तो हमारे नंबर पर संपर्क करके इस बैच को ज्वाइन करके 2 दिन के अंदर अपनी तैयारी को पूरा फुल रिवाइज करें। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।